हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम आर जे एक्सप्लेनर में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार न्यू मानवा जिसका नाम है द डिस्कार्डेड सन इन लॉस राइज। और दोस्तों, ये मानवा इंस्पिरेशन मुझे मनवा बा से मिली है, तो सबसे पहले एक बिग शाउट आउट उनके चैनल को जाता है जहां इस पर पहले से ही वीडियो आ चुकी है। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की कहानी। स्टोरी की शुरुआत होती है यूनिवर्सिटी से, जहां हम एक बहुत ही लग्जरियस ग्रैंड जिया हुआ होटल देखते हैं जो कि एक सुपर 5 स्टार होटल है। तभी सीन शिफ्ट होता है होटल के एक रूम के अंदर, जहां बाथरूम में एक लड़की नहा रही होती है और इसी दौरान बेडरूम के अंदर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम फेंगचाओ है। वहीं फेंगचाओ धीरे से उस लड़की की ड्रेस उठाता है और उसे बड़े ही क्रीपी तरीके से स्मेल करता है। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल होती है और वह मन ही मन कहता है, जियाओ, इस बात में आखिर तुम्हें अपना बना ही लूंगा। अभी वह अपनी घटिया सोच में डूबा ही होता है कि तभी अचानक रूम के डोर पर बेल बजती है और बाहर से आवाज़ आती है, सर आपकी फूड डिलीवरी आ गई है। ये सुनकर फेंगचाओ थोड़ा इरिटेट होता है और डोर की तरफ बढ़ते हुए कहता आ रहा हूँ। जैसे ही डोर खुलता है हम देखते हैं बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है और वही डिलीवरी बॉय हमारा मेन कैरेक्टर ये चैन होता है। ये बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर आपकी फूड डिलीवरी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी नज़र रूम के अंदर चली जाती है। उसी पल बाथरूम का डोर खुलता है और जियाओ टॉवल लपेटे हुए गीले बालों के साथ बाहर आती है। वो फेंचाओ को देखकर कहती है, फेंचाओ क्या तुमने मेरे क्लोथ्स लिए? लेकिन तभी उसकी नज़र डोर पर खड़े येचन पर पड़ती है और वह शॉक में फ्रीज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ येचन के भी होश उड़ जाते हैं। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और शॉक के मारे उसके हाथ से फूड पैकेट फ्लोर पर गिर जाता है। ये देखकर फेंचाओ गुस्से में चिल्लाता है, ओए, और इसी मोमेंट में जिया याओ येचन को देखकर अचानक कह उठती है। हनी ये सुनते ही फेंगचाओ कंफ्यूज हो जाता है। हनी तभी फेंगचाओ को समझ आ जाता है कि ये डिलीवरी बॉय असल में कौन है। वो येचन को ऊपर से नीचे तक घूरता है और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, जिया याओ, तो तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड एक फूड डिलीवरी वाला निकला। वो हंसते हुए अपनी किस्मत पर प्राउड फील करता है और मन ही मन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वैंग जियाओ के निकम्मे हस्बैंड से ऑर्डर किया। इसी वक्त येचन का गुस्सा फाइनली फूट पड़ता है और वह सीधा जियाओ की आंखों में देखते हुए अपने दिल का दर्द बयान करता है। वैंग जिया याओ, मैं तुम्हारे वैंग फैमिली में 3 साल तक रहा, दिन में 3 बार तुम्हारे फैमिली को खाना खिलाया। वो आगे कहता है, डॉग की गंदगी साफ की, कैट को खाना दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुश्किल था, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हारे साथ सही किया। उसकी आवाज़ और भारी हो जाती है जब वो कहता है, इन पिछले 3 सालों में तुमने मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। इसी बात के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जियाओ हमेशा येचन को इग्नोर करती थी और कहती थी, मेरे करीब मत आना, जाकर फ्लोर पे सो जाओ। फ्लैशबैक से वापस आते ही येचन गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मुझे हमेशा लगता था तुम प्रिंसिपल्स वाली वुमन हो, लेकिन आज तुम किसी और आदमी के साथ मज़े कर रही हो। वो आंखों में आंसू लिए पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जियाओ के चेहरे पर ज़रा सी भी शर्म नहीं होती और वह ठंडे टोन में कहती है, क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड सिर्फ एक ऑर्डिनरी फूड डिलीवरी वाला है। वो प्राउडली फेंगचाओ की तरफ इशारा करती है और कहती है, क्या तुम जानते हो ये कौन है? इन्वेस्टमेंट फर्म के सीईओ फेंगचाओ। फेंग फैमिली के यंग मास्टर यूनू की फर्स्ट क्लास फैमिली जिनकी एसेट्स करोड़ों में है। फिर वो येचन को गंदी नज़रों से देखकर कहती है, सिर्फ इनके जैसे आदमी ही मेरे लायक है, तुम जैसे पुअर लोग ने। इस मौके का फायदा उठाते हुए फिंग चाओ जियायाओ के शोल्डर पर हाथ रखता है और एरोगेंट टोन में येचन से कहता है, ये देखते हुए कि तुम जियायाओ के हस्बैंड हो, मैं कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगा। समझ लो खाना डॉग्स को खिला दिया। फिर वह और इंसल्ट करते हुए कहता है, अगर तुम यही नीज पे बैठकर माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। ये सुनकर येचन मन ही मन कहता है, तुम दोनों कितने शेमलेस हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रिच हो। और इसी मोमेंट पर फेंग चाओ जियाओ के और करीब आते हुए कहता है, जिया, उसकी चिंता मत करो, हम दोनों। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही येचन आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से फेंगचाओ का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, रुक जा एनिमल कहीं के। फेंगचाओ का सांस घुटने लगता है और वो पैन में करा उठता है, दर्द हो रहा है, छोड़ मुझे। ये देखकर जियाओ उल्टा येचन पर चिल्लाने लगती है, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? और आगे धमकी देते हुए कहती है, अगर अभी बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इसी पर येचन अपनी वाइफ को उस आदमी को बचाते हुए देखकर अंदर से टूट जाता है। वो फेंगचाओ को छोड़ देता है और सिर्फ एक नाम बोल पाता है, वैंग जियाओ। तभी येचन को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ फ्लैशबैक में उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, यह वही फियोंसे है जो मैंने तुम्हारे लिए चूज़ की है। ये मन ही मन सोचता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था
मुझे लगा था मैं उसके साथ एक खुश जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन प्रेजेंट में लौट कर वह सोचता है वो सब सिर्फ मेरी विशफुल थिंकिंग थी। जाते जाते वो जियाओ को एक लास्ट वार्निंग देता है, वांग जियाओ, मैं होप करता हूँ एक दिन तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना हो। और वह मुड़कर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही जियाओ चीख कर कहती है, रिग्रेट? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट तुम जैसे यूजलेस हस्बैंड का होना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाहर आते हैं जहाँ येचन अपनी स्कूटी पर बैठता है और तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है और बाहरी आवाज़ में कहता है, हेलो तान, तान डिलीवरी। और फ़ोन की दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन की शांत लेकिन रिस्पेक्टेबल आवाज़ आती है जो कहता है, थर्ड यंग मास्टर वोंग, फैमिली के लिए घर जमाई के रूप में आपका 3 इयर्स का कैरेक्टर ट्रायल आज ऑफिशियली ख़त्म होता है। ये सुनते ही ये चैन थोड़ा सा चुप हो जाता है और ओल्ड मैन आगे बोलता है, अगला ट्रायल एक बिजनेस ट्रायल है। ओल्ड मास्टर ने पहले हुआ शेंग ग्रुप को एक्वायर कर लिया है और आपको उसका चेयरमैन बनाने का अरेंजमेंट भी हो चुका है। और इसी मोमेंट पर क्लियर हो जाता है कि ये चैन कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बिलियन एयर था जो सिर्फ एक टेस्ट से गुजर रहा था। ये चैन के फेस के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे चेंज होते हैं। उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो काम टोन में कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद ओल्ड मैन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, ओल्ड मास्टर ये भी जानना चाहते हैं कि आप यंग मैडम के साथ कैसे रह रहे हैं? क्या हमें उन्हें फॉर्मली फॉर्मली में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एरर्स में से एक बनाना चाहिए? ये सुनते ही ये चैन का चेहरा सख्त हो जाता है और बिना सोचे वो तुरंत जवाब देता है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो इस वर्थ नहीं है। और इतना कहकर वह फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के 8 बजे यजाओ के सिंचकंग रेजिडेंशियल कम्युनिटी में, जहां हम एक तरफ जियाओ को देखते हैं और दूसरी तरफ ये चैन को जो अपना लगेज पैक कर रहा होता है। तभी जियाओ वहां आ जाती है और ठंडे और सार्कास्टिक टोन में कहती है, क्या तुम घर से भागने की सोच रहे हो? क्या ये सच में वर्थ इट है इतनी छोटी सी बात के लिए? उसकी बात सुनकर ये चैन रुक जाता है और उससे सीधा सवाल करता है, तुम्हें लगता है चीटिंग सिर्फ एक छोटी सी बात है? ये चैन के इस सवाल पर जिया याओ को ज़रा भी शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि वो और ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे सॉरी मांगूं? फिर वो एहसान जताते हुए आगे बोलती है, तुम हमारा खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो और हमारे घर में रहते हो। भले ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, तुम्हें वो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। इतनी शेमलेस बातें सुनकर येचन का पेशेंस फाइनली टूट जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, वांग जिया याओ, मैंने तुम्हारे वांग फैमिली को 3 साल तक टॉलरेट किया है। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे अनगिनत बार पब्लिकली इंसल्ट किया और मारा है, और मैंने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज़ में सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है जब वो कहता है, तुम्हारे अंकल और उनके बच्चों ने मुझे बुली किया और तुम सब ने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। तुमने मुझे कभी तुम्हें टच भी नहीं करने दिया और मैंने उसकी भी रिस्पेक्ट की। और वह आगे बोलता है, वो इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता था, लेकिन आज से मैं ये सब टॉलरेट नहीं करना चाहता। फिर अपना फैसला साफ शब्दों में सुनाते हुए यह चैन कहता है, वांग जियाओ, चलो डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स का नाम सुनते ही जिया याओ शॉक हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये चैन, तुम्हारे मुझसे डिवोर्स मांगने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो उसे डराने और नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर तुम इतने यूजलेस नहीं होते तो मैं क्यों? और हाँ, मत कहना मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। डिवोर्स के बाद ना तो तुम कई 100 स्क्वायर मीटर्स के लग्जरी अपार्टमेंट में रह पाओगे और ना ही ऑडी चला पाओगे। उसकी ये धमकी सुनकर येचन एक ठंडी और सार्कास्टिक हंसी हंसता है और कहता है, एक लग्जरी अपार्टमेंट, एक ऑडी, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये का एक काम और इनडिफरेंट एटीट्यूड देखकर जिया राव की ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाती है और वो चिढ़ते हुए बोलती है, मेरे वैंग फैमिली कम से कम येजो में एक नियर फर्स्ट क्लास फैमिली है जिनकी एसेट्स बिलियंस में है। तुम्हारे जैसे एक पुअर लड़के का मेरे हस्बैंड होना ही पूरी तरह अनवर्दी है। और गुस्से में वह और तेज चिल्लाती है, ठीक है, डिवोर्स मुझे नहीं पता ग्रैंडपा। उस वक्त क्या सोच रहे थे जब मेरी शादी तुम्हारे जैसे लूजर से करवा दी? ये चैन बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा कहता है, तो कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन तभी जिया थोड़ा रुक कर बोलती है, कल मेरी ग्रैंड माँ का 80th बर्थडे है और पूरी फैमिली को सुबह 10 बजे से पहले उनके घर पे गैदर होना है। फिर वह बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और ये डिसीजन पिछली जनरेशन ने लिया था, मुझे पहले अपनी फैमिली के साथ इस पर डिस्कस करना पड़ेगा। ये सुनकर येचन सिर्फ इतना कहता है, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर देना, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ये कहकर वो अपना बैग उठाता है और बिना पीछे देखे निकलने लगता है। पीछे से जिया पागलों की तरह चिल्लाती है, बेस्टर्ड लूजर, तुम मुझे डिवोर्स देकर पक्का रिग्रेट कर दे। बस कुछ ही दिनों में तुम रेंगते हुए वापस आओगे और मुझसे भीख मांगोगे। लेकिन येचन उसकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर करके घर से बाहर निकल जाता है।
जहाँ तेज़ बारिश हो रही होती है। वो बारिश में खड़ा होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो, और दूसरी तरफ से वही ओल्ड मैन बोलता है यंग मास्टर कार कॉर्नर के पास आपका वेट कर रही है। ये सुनते ही ये चेचन मुड़कर देखता है और वहाँ एक नहीं बल्कि ब्लैक रोल रॉयस का पूरा कॉन्वॉय खड़ा होता है। हर गाड़ी के पास ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं, जो ये चेचन को देखते ही एक साथ झुककर जोर से बोलते हैं यंग मास्टर। बारिश और तेज हो जाती है तो एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर अम्ब्रेला ऑफर करता है, यंग मास्टर अम्ब्रेला। लेकिन ये चेचन उसे मना कर देता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं, रेन मेरा माइंड क्लियर करने में मदद करती है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आगे बढ़कर येचन के शोल्डर्स पर एक महंगा कोट डाल देता है, और जैसे ही वह कोट पहनता है उसका पूरा ऑरा बदल जाता है। फिर वो हैवी वॉइस में सिर्फ एक ऑर्डर देता है, चलो। और जैसे ही कॉन्वॉय मूव करता है, आसपास खड़े लोग ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। क्राउड में से आवाज़ें आती हैं, वाह रोल्स रॉयस, और कोई और चिल्लाता है ये सब रोल्स रॉयस हैं, ये क्या हो रहा है। ऊपर अपार्टमेंट की विंडो से जीआईओ भी ये शोर सुनती है और नीचे झांक कर देखती है। वो कंफ्यूज होकर खुद से सोचती है इतनी सारी रोल्स रॉयस यहाँ से क्यों जा रही हैं। क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान यहाँ आया था? उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो वही था जिसे उसने अभी घर से निकाला है। इसी के साथ हमें ये फैमिली के बारे में बताया जाता है कि दुनिया सिर्फ रस्टमल्स, डूब पोन्स और मॉर्गन्स जैसी मिस्टीरियस फैमिलीज को जानती है, लेकिन सबसे मिस्टीरियस फैमिली असल में यही फैमिली है जिनके एसेट्स 100 बिलियन से ज़्यादा है। फिर भी वो बेहद लोकी रहते हैं और तुम रिच लोगों की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं ढूंढ पाओगे। सीन चेंज होता है और ये चेन एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुका होता है, जहां एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ कहता है यंग मास्टर इस तरफ। और यही हमें बताया जाता है कि यह फैमिली अपने एयरजेयर्स को कैसे प्रिपेयर करती है, जहां नेक्स्ट जनरेशन के कैंडिडेट्स 3 साल और ट्रायल से गुजरते हैं। 5 साल की एज में मार्शल आर्ट्स, पियानो और वलन वाइन एक साथ सीखते हैं, और 18 ईयर्स तक वो पहले ही अमेरिकन यूनिवर्सिटी का 4 ईयर्स का बिजनेस स्कूल करिकुलम कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं बल्कि कैरेक्टर को मोल्ड करने के लिए फैमिली एल्डर्स उन्हें स्पेशल टेस्ट देते हैं। इसी बात पर ये को याद आता है वो दिन जब 3 साल पहले ये फैमिली एस्टेट में उसके ग्रैंडपा ने उसे ऑर्डर दिया था, ये चेन मैं तुम्हारी मैरिज रैंक फैमिली में एंजो कि एक सेकेंड क्लास फैमिली के साथ एक कॉमन मैन के रूप में अरेंज कर रहा हूँ। तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे और इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे। जिसके जवाब में इन्हें कहा था हाँ ग्रैंडपा, मैं समझ गया। प्रेजेंट में वापस आते हुए ये चेचन हेलीकॉप्टर में बैठा सोचता है, उस वक्त मैंने अपनी मर्जी से ये ट्रायल एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक पैलेस जैसे मैंशन पर लैंड करता है। गार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं, यंग मास्टर वेलकम बैक। और इस तरह ये चैन अपने रियल घर और अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ वापस आ चुका होता है। वो मैनशन की तरफ देखकर मनी मन कहता है मैं ये चैन वापस आ चुका हूँ। सीन फिर शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह 10 बजे यूंजो सीसान विला एरिया में, जहां वैंग फैमिली की ओल्ड मैडम का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है और सब लोग उन्हें विश कर रहे होते हैं। ग्रैंड माँ हैप्पी बर्थडे और मॉम आप 200 साल जी। तभी क्राउड में से कोई जियाया से पूछता है अरे वो लूजर ये चैन नहीं आया। जियाओ थोड़ा हेजिटेट करके कहती है वो शायद काम पर गया है। ये सुनते ही वैंग शाहजी और वैंग वायान हंसकर बोलते हैं काम खाना, डिलीवर करना। और वैंग शाहजी एक गुस्से में कहते हैं वो हमारी वैंग फैमिली के लिए एक धब्बा है। एक बार मेरी मस्ती मर्सिडीज से टकरा गया था और मेरी हिम्मत नहीं हुई फ्रेंड्स को बताने की वो हमारा रिलेटिव है। ये सब सुनकर ओल्ड मैडम वैंग भड़क उठती है और ऑर्डर देती हैं उसे अभी के अभी यहाँ बनाओ। उसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। ग्रैंड माँ का गुस्सा देखकर जियाओ पैनिक में कहती है ग्रैंड माँ आज वह इसलिए नहीं आया क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनते ही ग्रैंड माँ शॉक में चिल्लाती है क्या डिवोर्स? तुम्हें डिवोर्स लेने की परमिशन किसने दी? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट ग्रैंडफादर ने अरेंज करवाई थी? इस पर जिया याओ तुरंत रोने का ड्राम शुरू कर देती है, घुटनों पर गिर जाती है और कहती है ग्रैंडपा, मैं ग्रैंडपा के लास्ट विश के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन यह चिन्ह उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। उसका बाहर किसी और वुमन के साथ अफेयर चल रहा है, और साथ ही वह अपने मन में सोचती है कि फैमिली को यह कभी नहीं पता चलना चाहिए कि पहले चीटिंग उसने खुद की थी। अगर लिव इन सन इन लॉ ये चेन उसे छोड़ना चाहता है तो गेम पलट देना ही बेहतर है। जियाओ की ये बात सुनते ही ग्रैंड माँ और ज़्यादा भड़क जाती हैं और गुस्से में कहती हैं क्या वो एनिमल, 3 साल तक हमने उसे रहने के लिए मैंशन दिया, चलाने के लिए लग्जरी कार्स दी, और फिर भी वह तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रह सका और दूसरी औरतों के पास चला गया। तभी वांगशाओ जी बीच में बोल पड़ता है जिया याओ,
बुरा मत मानना कि तुम्हारा एल्डर ब्रदर ये कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुमने उसे कभी खुद को टच भी नहीं करने दिया। कोई सरप्राइज नहीं है कि ये चिन दूसरी वुमेन ढूंढ रहा हो, या फिर तुम अपनी प्योरिटी इसलिए बचा रही थी ताकि उसे डिवोर्स देकर कोई नया रिच हस्बैंड ढूंढ सको। उस इडियट को तो यह समझ भी नहीं आया और लेकिन ग्रैंड माँ का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और वह सख्त आवाज में कहती हैं, चाहे जिया या उन्हें कुछ भी किया हो, फिर भी ये चैन को दूसरी औरत ढूंढने का कोई राइट नहीं है। उस एनिमल को अभी के अभी यहाँ बुलाओ, मैं आज उसे हमारी फैमिली का जस्टिस दिखाऊंगी। ग्रैंडमा का ऑर्डर सुनते ही जियाओ डरते हुए हाँ हाँ कहती है और तुरंत फोन मिलाती है। कॉल कनेक्ट होते ही ये चिन दूसरी तरफ से पूछता है क्या बात है, और जियाओ अकड़ के कहती है ग्रैंड माँ तुम्हें यहाँ बुलाना चाहती हैं। लेकिन ये चिन बिना सोचे सीधा जवाब देता है नहीं आ रहा, और इतना कहकर फोन कट कर देता है। ये देखकर जियाओ गुस्से से भर जाती है और मन ही मन सोचती है इसने मेरे फेस पे फोन कट करने की हिम्मत कैसे की। फिर वो ग्रैंडमा को बताती है वो नहीं आ रहा। ये सुनते ही ग्रैंडमा का टेम्पर पूरी तरह से हाई हो जाता है और वो गुस्से में कहती हैं घर जमाई की औकात डॉग से ज़्यादा नहीं होती, और फिर भी इतनी हिम्मत की टंट्रम्स टैंट्रम्स दिखाए। शाओजी तुम जाओ और उसे पकड़ कर मेरे पास ले आओ। शाओजी खुश होते हुए कहता है ठीक है, और मन में सोचता है कि ये येचेन को फिर से पीटने का परफेक्ट मौका है। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। शाओजी के जाने के बाद ग्रैंडमा सब लोगों को एड्रेस करती हैं और कहती हैं मैंने आज सबको जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि कल ही हुआ शिन ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है। किसी को नहीं पता वह कौन है और कहाँ से आया है। फिर वह समझाती है अभी हम 70 मिलियन की एक फाइनेंसिंग डील नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। तुम सब जानते हो कि हमारी डिंचिंग रियल एस्टेट हमेशा हुशिंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करती आई है, इसलिए हुआशिन ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना हमारी वांग फैमिली के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये चेन को देखते हैं और उसका बॉडीगार्ड थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है यंग मास्टर आप अभी भी कुरियर के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। इस पर यह चेन शांत टोन में जवाब देता है आज कुरियर के तौर पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है। मैंने जो शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता हूँ। और मन ही मन सोचता है कि अभी अपनी आइडेंटिटी बताने का वक्त नहीं आया। दुश्मन को खुले में देखना ज़्यादा ही होता है जब मैं अंधेरे में रहूं। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है और वहीं हम वांगशाओ जी को अपनी कार में ये चेन को लेने आता हुआ कॉल पर बोलता है हेलो ये चेन मैं वांगशाओ जी बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम, चलो बात करते हैं। और ये चेचन बिना डरे कामने जवाब देता है मैं लुवियान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में खाना डिलीवर कर रहा हूँ। वांग शाओ जी ठंडी हंसी के साथ कहता है ओ मैं बस अभी वहाँ आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। और कुछ ही देर बाद शाओजी अपनी कार को फुल स्पीड में लाता है। ये के पास आकर जोर से ब्रेक्स मारता है, फिर कार का ग्लास नीचे करके एटीट्यूड के साथ कहता है गाड़ी में बैठो, ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती हैं। ये सुनते ही येचन बिना रुके सीधा जवाब देता है भले ही तुम्हारी ग्रैंडमा वॉन्ग्स जिया याओ के लिए बैक करें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये डिवोर्स लेकर ही रहूंगा। ये की बात सुनते ही शाओजी भड़क उठता है और गुस्से में चिल्लाता है क्या तुम पागल हो गए हो, मेरी ग्रैंडमा तुमसे बैक करेंगी, वो तुम्हें फैमिली जस्टिस देना चाहती हैं। इस पर ये कामली पूछता है फैमिली जस्टिस किस बेसिस पे। ये सवाल सुनते ही शाओजी और भड़क जाता है और उंगली उठाकर ब्लेम लगाता है किस बेसिस पे। तुमने बाहर एक वुमन ढूंढी है, चाहे जो भी हो, वोंग जियाओ अभी भी वोंग फैमिली की मेंबर है। तुमने वोंग फैमिली के साथ गलत किया है, इसलिए तुम मरने के लायक हो। ये सुनते ही ये धीरे से अपना हेलमेट उतारता है और सरप्राइज के साथ पूछता है मैंने बाहर वुमन ढूंढी है, क्या वोंग जियाओ ने कहा, और अगले ही पल वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसता है। उसकी हंसी देखकर शाओजी चिढ़कर पूछता है तुम हंस क्यों रहे हो। तभी येचन का फेस एकदम सीरियस हो जाता है और वह मन ही मन गुस्से में कहता है वोंग जिया याओ वो शेमलेस औरत, लोगों को बुली करने की भी एक लिमिट होती है। येचन के इस बदलते हुए ओरा को देखकर शाओजी के दिल में थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है यह क्या हो रहा है। येचन का एक्सप्रेशन सडनली इतना स्केरी क्यों हो गया, जैसे कोई सुपीरियर सबको नीचे देख रहा हो। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है नहीं, मैं पक्का गलत देख रहा हूँ। इस यूजलेस ट्रैश के पास ऐसी ऑर्डर कैसे हो सकती है। और फिर वो अपना एटीट्यूड वापस लाते हुए ऑर्डर देता है ट्रैश जल्दी कार में बैठो। पहले होटल के एंट्रेंस पे जाकर नीच पर बैठना, बर्थडे बैंकट खत्म होने के बाद अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करना, और फिर डिवोर्स के लिए ग्रैंड माँ के इंस्ट्रक्शन सुनना। शाओजी की बकवास सुनते ही ये चंद सीधा मना कर देता है। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। ये सुनते ही शाओजी कार का डोर खोलकर बाहर निकलता है और थ्रेटन करता है लगता है तुम्हारी स्किन में फिर से इचिंग हो रही है। और वह येचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता मैं मारूंगा, लेकिन उसके हाथ उठने से पहले ही येचन घूमकर एक जोरदार किक उसके फेस पे मारता है।
जिससे शाओजी पेन में चिल्लाता है, आह, और गुस्से में बोलता है, तुम ट्रैश, तुमने वापस फाइट करने की हिम्मत की। इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाल लेता है और चीखता है, मैं ग्रैंडमा के लिए फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगा, मैं तुम्हें काट कर मार दूंगा। और ये कहते ही वो नाइफ से तेज अटैक्स करने लगता है, स्वश स्वश स्वश। लेकिन येचन बड़ी आसानी से उसके सब अटैक्स डच करता है और एक प्रिसाइज हिट से उसके हाथ पर मारकर नाइफ गिरा देता है। इसके तुरंत बाद येचन उस पर पंचेस की बारिश कर देता है और शाओजी के फेस को बुरी तरह पीट देता है। कुछ ही सेकंड्स में शाओजी जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाता है, आओ आओ। शाओजी की हालत खराब करने के बाद येचन ठंडे टोन में वार्निंग देता है, वापस जाओ और वोंग फैमिली को बता देना मैं अब उनका डॉग नहीं हूं जो बुलाने पर आए और हाथ हिलाने पर चला जाए। जब तक मैं खुद ना चाहूं कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। जमीन पे पड़े शाओजी गुस्से में चिल्लाता है, तुम लिव इन सन इन लॉ, बस रुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम वान हाउ होटल का नज़ारा देखते हैं। वहाँ ओल्ड मैडम मैंग वेट कर रही होती हैं और तभी यहाँ पे साउजी भी आ जाता है और ये देखकर वह हैप्पी होते हुए कहती हैं, साउजी जे हमेशा की तरह एफिशिएंट है। लेकिन तभी साउजे कार से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और रोता है ग्रैंड माँ साउजे का। सुझा हुए फेस देखकर ग्रैंडमा शॉक हो जाती हैं और पूछती है, मेरे अच्छे ग्रैंडसन, तुम्हें इस तरह किसने मारा, किसने तुम्हें हिट किया? साउजी रोते हुए कंप्लेन करता है, ग्रैंडमा, वो वांग जिया याओ का यूजलेस हस्बैंड था जिसने मुझे मारा। ये सुनते ही पास खड़े साउजी के डैड वांग जीचियांग एंगर से रेड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या उस यूजलेस चीज़ ने तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत की? मैं उसे डेड चाहता हूँ। तभी इधर साउजी रिक्वेस्ट करता है पुलिस को बुलाएं। ग्रैंडमा इस पर ग्रैंडमा मना करते हुए समझाती है, ये एक फैमिली मैटर है, टेंशन मत लो, मैं पक्का उसे वो पनिशमेंट दिलवाऊंगी जो वह डिजर्व करता है। ऐसी शेमफुल बात पुलिस को बुलाने से न्यूज़ इजीली फैल जाएगी। फिर ग्रैंड माँ जीचियांग की तरफ मुड़ती है और ऑर्डर देती हैं, जीचियांग, मुझे पता है तुम अंडरवर्ल्ड में कुछ फ्रेंड्स को जानते हो, उन्हें उस एनिमल को एक हार्ड लेसन सिखाने दो और उसे वापस मेरे पास लाओ। जीचियांग तुरंत मान जाता है और कहता है, जी। हाफ आवर बीत जाता है और सीन हुआ रेजिडेंशियल कम्युनिटी में शिफ्ट होता है। वहाँ ये चैन चल रहा होता है। तभी दो बड़े गूंज उसका रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं, ये चैन है ना, हमारे साथ चलो। उन्हें देखकर ये समझ जाता है और कहता है, फिर से वांग फैमिली में भेजा है राइट? आज फूड डिलीवर करने का मेरा लास्ट डे है, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी बात सुनकर गून एंगर में कहता है, तुम टोस्ट रिफ्यूज़ कर रहे हो सिर्फ फॉरफेट पीने के लिए। पहले इसके हैंड्स तोड़ दो, फिर हम बात करेंगे। और वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल वहां से सिर्फ चीखने की आवाज़ें आती हैं। और उस सभी को पीटने के बाद येचन अपनी डिलीवरी बैग चेक करता है और रिलीफ की सांस लेते हुए कहता है, लकीली काम अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन तभी उनमें से एक गून हिम्मत करके पीछे से अटैक करने के लिए उठता है और चिल्लाता है, रुक। ये सुनते ही येचन बिना पीछे मुड़े बस एक जोरदार बैक हैंड पंच मारता है, जिससे वह गून हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और वहीं ढेर हो जाता है। ये वापस अपना बैग चेक करता है और कहता है, लकीली टेक आउट ठीक है। इसके बाद वो अपनी स्कूटर पे बैठता है और अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हुए कहता है, बस एक लास्ट ऑर्डर बचा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वान हाउ होटल की तरफ, जहां वांग फैमिली की पार्टी चल रही थी। और तभी वांग जीचियांग घबराया हुआ अपनी मॉम को बताता है, मॉम, जो प्रोफेशनल गूंज नए हायर किए थे वो येचन के हाथों क्रिपल हो गए हैं। ये सुनकर ओल्ड मैडम मॉम शॉक हो जाती हैं और एंगर में पूछती हैं, क्या क्या कोई नहीं है जो इस एनिमल को हैंडल कर सके? उनकी ये बातें सुनकर आसपास खड़े गेस्ट सरप्राइज हो जाते हैं और आपस में विस्पर करने लगते हैं, माय गॉड, मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या वो यूजलेस लिव इन सन इन लॉ एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? तभी पास खड़ा एक ओल्ड मैन कहता है, ओल्ड मैडम, मिस्टर मार्किन जो यूनजाओ में 1-to-1 डिलीवरी के जनरल एजेंट है, वो बर्थडे की विश देने आए हैं। ये नाम सुनते ही जीचियांग अपनी मॉम से कहता है, क्या ये येचन का बॉस नहीं है? मॉम, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम देखते है कि 10-to-1 डिलीवरी के जनरल एजेंट मार्किन हाथ में एक महंगी वाइन बोतल लिए अंदर एंटर करते हैं। वो बड़े अदब के साथ आगे बढ़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओल्ड मैडम बूम, मैंने सुना है आपको ड्रिंक करना पसंद है। ये लीजिए 90 रोमनी कंट्री की एक बोतल स्पेशली आपके लिए। हैप्पी बर्थडे, और दुआ करता हूँ आप लंबी और हेल्दी ज़िंदगी जिए। इसके बाद ओल्ड मैडम वेइंग गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। वो धीमी आवाज़ में कहती हैं, शुक्रिया प्रेसिडेंट माँ। उनका मूड देखकर माकून थोड़ा कंसर्न हो जाता है और पूछता है, ओल्ड मैडम वेंग, क्या बात है, आप थोड़ी अपसेट लग रही हैं। तभी ओल्ड मैडम गहरी सांस लेते हुए जवाब देती हैं, बॉस माँ, मुझे आप पर हंसने का डर नहीं, लेकिन हमारी वेंग फैमिली इस वक्त एक सीरियस फैमिली ट्रबल से गुजर रही है। उसके बाद बात को
आगे बढ़ाते हुए जिंग बीच में बोल पड़ता है, क्या आपको ये चैन याद है? मेरे छोटे भाई के फैमिली का वो घर जमाई। ये सुनकर माकून थोड़ा हैरान हो जाता है और तुरंत पूछता है, आप कह रहे हो कि उस घर जमाई ने सिर्फ चीट ही नहीं किया, बल्कि आपके यंग मास्टर को जख्मी भी कर दिया? इसके बाद माकून मन ही मन सोचता है, उस घर जमाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई वे इन फैमिली को प्रोवोक करने की। फिर वह अफसोस भरे टोन में कहता है, अफसोस की बात है, यूनो में मेरे ज़्यादा कनेक्शंस नहीं हैं, वरना मैं खुद उस एहसान फरामोश बेकार इंसान को सबक सिखाता। ये सुनते ही जीचिंग जल्दी से कहता है, नहीं नहीं बॉस माँ, आप बहुत हम्बल हैं, आप इस मामले में एक्चुअली मदद कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा आगे झुककर कहता है, वो कमीना आपका एम्प्लॉय है, 2-on-2-1 डिलीवरी में काम करता है। ये सुनकर माकून पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या ये चैन 2-1-2-1 डिलीवरी का एम्प्लॉय है? सच्चाई कंफर्म होते ही उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है और वे कहता है, प्रेसिडेंट वेंग, ये मामला अब मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद माकून तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और कॉल लगाता है। हेलो लिटिल चाय चक्करिया की। एम्प्लॉय आईडी और उसकी करंट लोकेशन। फिर शातिर मुस्कान के साथ ऑर्डर देता है। गुड, उसे तुरंत एक ऑर्डर असाइन करो। लोकेशन 1 हाउ ग्रैंड होटल। 15 मिनट बाद हम ये को होटल के बाहर पहुंचते हुए देखते हैं। वो फ़ोन पे कहता है, मिस्टर माँ, आपका फूड डिलीवरी आ चुका है, मैं वान हाउ होटल के एंट्रेंस पर हूँ। दूसरी तरफ से माकून ठंडे टोन में कहता है, अंदर लेकर आओ। येचन होटल को देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और मन ही मन सोचता है, वान हाउ ग्रैंड होटल यूनो का बेस्ट बर्थडे बैंकेट होटल है, वांग जिया याओ की पूरी फैमिली यहीं होगी। फिर वो फ़ोन पर पोलाइटली कहता है, होटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिलीवरी ड्राइवर्स को अंदर अलाउ नहीं होता, प्लीज़ आप बाहर आकर ले लीजिए। इधर अंदर खड़ा माकुजो ओल्ड मैडम के साथ होता है। फ़ोन पर कहता है, ठीक है, एंट्रेंस पर वेट करो, और फ़ोन काट देता है। तभी बाहर खड़ा एजेंट अचानक कई फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनता है और समझ जाता है, डैम इट, ये एक ट्रैप है। और तभी माकून ओल्ड मैडम वेंग और पूरी वेंग फैमिली के साथ बाहर आता है और रिस्पेक्टफुली ओल्ड मैडम को रास्ता दिखाते हुए कहता है, ओल्ड मैडम वेंग इस तरफ। फिर मार्कन सीधा एचन के सामने आकर आकड़ के साथ ऑर्डर देता है, अपनी यूनिफॉर्म और वर्क बैच उतारो अभी के अभी। कन्फ्यूज येचन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उसके कन्फ्यूजन का मजाक उड़ाते हुए शाओजी ये जोर से हंसता है और कहता है, इडियट, क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे टॉप बॉस हैं, मार्कन 2-on-2 डिलीवरी के जनरल एजेंट। तभी माकून धमकी भरे टोन में कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं मैनेजर कई से कॉल करवा देता हूँ। इसी वक्त येचन का फ़ोन बजता है और कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से मैनेजर चिल्लाता है, ये तुमने प्रेसिडेंट मॉक को कैसे ऑफेंड कर दिया? तुम ऑलरेडी फायर हो चुके हो। मैनेजर की बात सुनकर येचन का गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट दोनों साथ फूट पड़ते हैं और वह मन ही मन सोचता है, मैं अपना डिलीवरी करियर पीसफुली खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बास्टर्ड ने सब बर्बाद कर दिया। तभी माकून चीखता है, जल्दी करो, कपड़े उतारो, तुम फायर्ड हो, और प्रेशर बनाते हुए जोर से बोलता है, स्ट्रिप सब उतार दो। गुस्से में येचन अपनी जैकेट उतार देता है। ये देखकर शाओजी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जोर जोर से हंसता है और कहता है, हा हा, बिल्कुल कुत्ते जैसा लग रहा है। उसके बाद जिचंग भी आगे आता है और ताना मारता है, बेकार चीज अब कहाँ गई? तुम्हारी एरोगेंस मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की थी ना? ये जब उन सबको इग्नोर करते हुए कामली कहता है, बॉस माँ, सुना है इस साल आपका तवान तवान डिलीवरी के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। यह सुनकर माकुंद शौक और गुस्से दोनों में आ जाता है। मन ही मन सोचता है, इसे कैसे पता? लेकिन ऊपर से एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? और फिर यह डिक्लेयर करता है, रिन्यूअल डिस्कस करने के लिए कैपिटल जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब एजेंट नहीं रहोगे। ये सुनते ही माकुन भड़क उठता है और चिल्लाकर कहता है, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम कहते हो मैं एजेंट नहीं बन सकता, तो मैं एजेंट नहीं बन सकता। क्या तुम जानते हो तुतवान डिलीवरी के सीईओ के साथ मेरे रिलेशंस कितने टाइट हैं? तभी वहां बैठी ओल्ड मैडम वेंग बीच में इंटरफेयर देती है और एंगर से चीखती है, ये चैन एनिमल नीज पर बैठो। वो सबके सामने अनाउंस करती है, आज सभी गेस्ट के सामने मैं तुम पर फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगी। पहले तुमने चीट किया और जिया याओ के साथ गलत किया, फिर तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा। लेकिन ये चैन उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है और पलटकर जवाब देता है, ओल्ड थिंग ड्रीम्स देखती रहो, मैं क्यों नहीं इस पर बैठूं? ये चैन की बदतमीजी देखकर ओल्ड मैडम उसे पुरानी बात याद दिलाती है, 3 इयर्स पहले जब तुमने हमारी वेंग फैमिली में मैरिज की थी,
तुमने पर्सनली प्रॉमिस किया था। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारा वह पुराना प्रॉमिस अभी भी काउंट करता है? एक बार तुमने वेइंग फैमिली के लिए कुछ हार्मफुल किया, तो तुम मेरी वेइंग फैमिली का जस्टिस एक्सेप्ट करोगे। इस पर यह चिन्ह बिना डरे चेस्ट चौड़ा करके कहता है, जो मैं यह चिन्ह कहता हूं वह नेचुरली काउंट करता है। उसकी यह बात सुनते ही ओल्ड मैडम तुरंत ऑर्डर देती है, अच्छा मेरी वेइंग फैमिली का जॉइंट ड्रैगन रूलर लेकर आओ। जिस पर जियांग तुरंत कहता है, जी। अगले ही पल एक चमचमाता हुआ गोल्ड का ड्रैगन रूलर लाया जाता है। इस कैरी वेपन को देखकर बताया जाता है कि इस चीज से फेस पर मार खाने से कम 3 डेज तक पेन होता है। कुछ और हिट्स और फेस सड़ जाएगा। रूल ओल्ड मैडम एंगर में जीचियांग को ऑर्डर देती है, मेरे लिए इसे 20 टाइम्स मारो। और जीचियांग रूलर हाथ में लेते हुए कहता है, जी। तभी जियाओ के डैड वेंग जीवान आगे आते हैं और कहते हैं, मॉम, ये मेरी गलती थी कि मैं अपने सन इन लॉ को ढंग से डिसिप्लिन नहीं कर पाया। मुझे पर्सनली इसे लेसन सिखाने दीजिए। लेकिन उसी वक्त जिया आती है और अपने डैड के हाथ से वह रूलर छीन लेती है और कहती है, मुझे करने दीजिए, वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उसे मारने दीजिए। और गाइस, इस मनोहा के चैप्टर्स अभी तक इतना ही आया था। और ये मनोहा कैसा है, कमेंट करना और बताना।